नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने पिछले सेशन से ही अपनी वेतान पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 3, जिसका नाम है अतीत में दबे पांव। तो अतीत यानी कि जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं रही है, हमारा जो इतिहास रहा है, तो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हम अपनी हिस्ट्री की जो बुक्स है, हमारा जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें भी पढ़ते हैं। लेकिन ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में दिया है, तो इसको पढ़ने में अलग ही एक इंटरेस्ट आता है, अलग ही एक आनंद आता है और बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर था अतीत में दबे पांव, इसको हमने, ये ओम थानवी जी द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृतांत है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें पुरानी जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार इतिहास जो है वो हमें एक नई दिशा देता है। तो ये जो सभ्यताएं हैं, ये सभ्यताएं, पुरानी जो सभ्यताएं हैं, ये हमारी सभ्यता विकास को नई दिशा देता है। जिस तरह पुरानी सभ्यताएं होती हैं, वो आज की सभ्यता के विकास को नई दिशा देता है। तो ओम थानवी जी ने इस पाठ में, जैसे हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि जो भी सभ्यताओं के बारे में बताया है कि उनका किस तरह से यहाँ पर सुनियोजित तरीके से उन सभ्यताओं को बनाया गया है, उन सभ्यताओं को चलाया जा रहा था उस प्राचीन समय में भी। बहुत सारी और बातें भी हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं आज, जो कि ओम थानवी अपने यात्रा वृतांत एवं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बातें इकट्ठी करके हमें बताया गया है, तो एक रिपोर्ट के तौर पर भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें हम और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो हम शुरू करेंगे आज का सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वाले सेशन में पढ़ा था कि जो पुरानी नगर सभ्यताएं थी, पुरानी नगर सभ्यताएं जो थी वो आज के आधुनिक युग के बिल्कुल समान थी। यानी कि वहां पर जो चीजें, वहां का जो सामान था, चाहे वो घर का सामान हो, साज सज्जा का सामान हो, चाहे वहां की सड़कें या मोटर मार्ग। देखिए चित्र भी मैंने आपको पिछले सेशन में दिखाया था कि किस तरह सड़क जो है, वहां की रोड जो है वो 33 फीट चौड़ी है, 33 फीट चौड़ी है। तो बहुत ही ज्यादा सुनियोजित तरीके से वहां के जो शहर हैं वो उस समय पर बसे हुए थे, उन सभ्यताओं में बसे हुए थे। भले ही वहां का जो साजो सामान है, घर की जरूरत का सामान है, वहां की जो चीजें हैं वो आज अजायब घरों, यानी कि आज जो म्यूजियम्स हैं उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे, कभी वहां पर आप जाएंगे, तो वहां की किसी घर की दीवार और किसी घर की छत, किसी घर की खिड़की, किसी घर की रसोई, किसी घर का दरवाजा आप वहां पर देख सकते हैं। यानी कि आज भी आपको वहां पर वो सारी चीजें दिखाई दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक सबसे ऊंचा जो बौद्ध स्तूप बनाया गया था, और ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर टिका हुआ था, और कई 25 फुट ऊंचा चबूतरा ये था, और 26 सदी पहले की बनी ईंटों के स्तूप पर ये ईंटों के स्तूप का इसको आकार दिया गया था। तो इसी की सुंदरता के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जब लेखक जाते हैं वहां पर उस सभ्यता की खोज के लिए, तो बताते हैं कि मौसम जो है वो जाड़े का था, लेकिन दोपहरी की जो धूप थी वो बहुत ही कड़ी थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश की गई हो। इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता था। रेत के टीले नहीं थे, लेकिन खेतों का हरापन यहाँ था। मगर बाकी चीजें वही थी, जैसे खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी। मगर यहाँ की जो धूप थी उसका मिजाज जुदा था। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधियाती है। तस्वीर
उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे ना घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़ चुके हैं। पर इससे एक फायदा ये हुआ कि हर दृश्य पर, यहाँ पर हमें बताया था लेखक ने कि इसका एक फायदा ये यहाँ पर होता है कि हर दृश्य पर हमें दोबारा नजर घुमानी पड़ती है, और उससे क्या होता है कि अगर हम बार बार एक दृश्य को देखें तो दृश्य जो है जहन में उतर जाता है, जहन में ऐसे ठहर जाता है जैसे अगर हम उसकी तस्वीर याद करने की कभी हमें जरूरत ही ना पड़े, ऐसे वो हमारे जहन में उतर पड़ते हैं वो वहां के जो दृश्य है। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान का गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते हैं, चाहे वो राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते हैं। क्या ये रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? तो ये बात मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा इतिहास हमें दिशा देता है, इतिहास हमें दिशा देता है। और जो ये पुरानी सभ्यताएं हैं, ये जो सभ्यताएं हैं, ऐतिहासिक नगर सभ्यता जो है वो सभ्यता के विकास को दिशा दे रही है। इतिहास हमें दिशा दे सकता है, तो जो ऐतिहासिक नगर सभ्यताएं होती हैं, जो इतिहास के पुरानी समय से, प्राचीन समय से इतिहास से हमारे साथ हैं, वो हमारी आज की सभ्यता के विकास को दशा दे सकती है। तो यहाँ पर प्रश्न एक आपके लिए कि जैसे बाकी शहर गढ़ से दूर बसे होते हैं, तो क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? तो इस तरह यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो के समय में बुद्ध का जो स्तूप हुआ करता था वो कुछ इस तरह का दिखाया गया था, जो कि हमने अभी इसके बारे में इस पाठ में पढ़ा कि कुछ जो ईंटें थी उनके ऊपर एक ईंटों का जो बहुत बड़े आकार का टीला बनाया गया था। तो ये दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सभी अहम और दुनिया भर के प्रसिद्ध खंडहरों के सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के जो खंडहर चबूतरे के पीछे यानी कि पश्चिम में है, इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी की सभ्यता के अद्वितीय वस्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये सारे अहम और अब दुनिया भर में जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, सभी अहम और दुनिया भर में जो प्रसिद्ध इमारतें हैं उनके खंडहर चबूतरे के पीछे यानी कि पश्चिम में हैं। इनमें जो प्रशासनिक इमारतें हैं, सभा भवन है, ज्ञानशाला है, कोठार है, अनुष्ठानिक महाकुंड है, ये जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। असल में यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। यानी कि जो यहाँ पर एक जो खंडहर के पीछे जो चबूतरा मिला है, इसमें ये बहुत सारी चीजें जैसे कि अनुष्ठानिक महाकुंड और जो इमारतें हैं, सभा भवन है, ज्ञानशाला है, ये सारी चीजें ऐसे यहाँ पर विद्यमान है कि और बहुत ही ज्यादा अपने आप को दिखाने के लिए कि जैसे ये सारी चीजें अभी बहुत नजदीक से ही बचा हो, यानी कि बहुत कम समय पहले का ही ये हो, इस तरह से बचा हुआ है। बाकी की जो इमारतें हैं वो बहुत ज्यादा उजड़ी हुई है। कल्पना से बरामद चीजों के जोड़ से उपयोग का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, ये चीजें कितनी ज्यादा यहाँ पर उपयोग की जाती होंगी। नगर नियोजन
कि मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है नगर नियोजन, जो एक शहर को मैनेज करने का, शहर का जो मैनेजमेंट है उसकी मोहनजोदड़ो की एक अनूठी मिसाल है। मोहनजोदड़ो इसके लिए एक अनूठी मिसाल दुनिया में, समाज में, देश में कायम करती है ये सभ्यता शहर नियोजन के मामले में। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे के नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं, इमारतें भले ही खंडहर में बदल चुकी हो, मगर शहर की सड़कों, गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर ही काफी है। यहाँ की कामोबेश सारी सड़कें सीधी है, फिर आड़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन रहन सहन को ये निरस बनाता जाता है। भले ही आज के समय में हमें बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा आड़ा तिरछा शहर नियोजन आया हो, हमने बहुत अच्छा मैनेज कर रखा हो शहरों को, लेकिन आज ये सारी चीजें रहन सहन को निरस बना देती हैं। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक घर नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ये ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान बताए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। लेकिन जो इनकी बनावट है वो शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, यानी कि यहाँ पर शहर खुद विकसित हुआ है इस तरह से, इस बात की इतना ज्यादा वो अवकाश छोड़ती है कि इस पर बहुत ज्यादा शंका प्रकट होती है कि क्या ये ग्रिड शैली के शहर सच में बनाए गए हैं। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी। मोहनजोदड़ो की जो साक्षर सभ्यता थी उस समय भी साक्षरता का, यानी कि शिक्षा का, जैसे आपको मैंने बताया कि वहां पर शिक्षा की भी एक इमारत थी, तो सोचिए वहां पर साक्षर सभ्यता कितनी ज्यादा रही होगी। तो एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। तो अगर साक्षर सभ्यता इसको माना जाए तो उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की कितनी भूमिका थी ये अभी स्पष्ट नहीं है। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों की जमघट है वह कामगारों की बस्ती है। कहा जा सकता है कि इतर वर्ग की। संपन्न समाज के वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं होंगे कि 5000 साल टिक सके। तो यहाँ पे हर वर्ग के जो इतनी ज्यादा व्यवस्थित, सुव्यवस्थित सभ्यता हम इसको कह सकते हैं कि आप यहाँ पर आज के समय में जो स्थिति है हमारे आधुनिक शहरों की, उससे आप इसका कंपेयर कर सकते हैं, इसकी तुलना कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा सुव्यवस्थित ये उस समय की व्यवस्था रही होगी कि वहां पर जब आज भी आप हर वर्ग, समाज के हर वर्ग की जो घर हैं या हर चीज से जुड़े हुए, चाहे शिक्षा से जुड़े हों, चाहे आस्था से जुड़े हों, चाहे और चीज से जुड़े हों, सब चीज के लिए इमारतें दिखाई देती हैं और यहाँ पर सबके अलग अलग घर दिखाई देते हैं।
हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग वर्ग के। और यहाँ पर निम्न वर्ग के जो आवास हैं वो शायद नहीं दिखाई देते, तो शायद निम्न वर्ग के आवास इस तरह के बने होंगे कि वो इतनी मजबूत सामग्री के ना रहे हों कि वो 5000 साल तक टिक सके। उनकी बस्तियां शायद दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है, तो शायद वो अब भी बंद हो, या अब वह भी बंद हो चुकी है। यानी कि खुदाई जो पिछले 100 सालों से इस सभ्यता के बारे में लोग जानना चाहते हैं, 100 सालों से इसकी खुदाई हो रही है, लेकिन अब तक इस सभ्यता के केवल 1/3 हिस्से की खुदाई हुई है, और जो अब बंद हो चुकी है, यानी कि आगे अब यहाँ पर खुदाई नहीं की जानी है। तो शायद क्या पता वो अभी भी नीचे दबे हुए हों। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है, और पता नहीं सायसा है या संयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग यानी कि डिविनिट स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी उसमें स्तूप के पहले टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में जब उतरे तो उन्होंने दाईं तरफ देखा कि एक लंबी गली दिखाई देती है, और इस गली के आगे महाकुंड है, और पता नहीं सायस है या संयोग की धरोहर प्रबंधकों ने, जो धरोहर यानी कि इस चीज को संभाल कर रखने वाले जो धरोहर प्रबंधक हैं, उस विभाग के लोगों ने इस गली का नाम देव मार्ग रखा है। माना जाता है कि जो उस सभ्यता में सामूहिक स्नान जो है वो किसी अनुष्ठान का, किसी पूजा पाठ का, या किसी भी जो हम भी अनुष्ठान जो हम अपने धर्म के अनुसार करते हैं उसका कोई अंग रहा होगा। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में दो पात में 8 स्नान घर है। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता, और सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। तो इस तरह यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि जो आपको मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जल कुंड यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो इस प्रसिद्ध जल कुंड में जैसे कि बताया गया है कि चारों तरफ जो है वो गलियां हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं गली जा रही है, और उसके बाद फिर यहाँ से नीचे उतरा जाता है, और फिर एक दक्षिण में गली है, वहां से नीचे उतरा जाता है, और आसपास जो है साधुओं के लिए कुटिया बनी हुई है, साधुओं के स्नान के लिए। तो ये एक सामूहिक स्नान उस समय का माना जाता है, और ये शायद ये किसी अनुष्ठान का अंग हो सकता है कि इस अनुष्ठान पर सामूहिक स्नान किया जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई है वो 25 फुट इसकी चौड़ाई कम से लगभग 25 फुट है। लंबाई जो है वो 40 फुट है, और इसकी जो गहराई है वो लगभग 7 फीट की है। तो इस तरह यहाँ पर बहुत ही ये सिद्ध वास्तुकला का एक बहुत ही प्यारा नमूना आपको मोहनजोदड़ो सभ्यता में इस प्रकार से दिखाया गया है। इस कुंड की खास बात कि पक्की ईंटों का जमाव है। इस कुंड की खास बात है कि इसमें जो भी ईंटें लगी हुई हैं वो पक्की ईंटें हैं, ताकि कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध जल कुंड में ना आ पाए। इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफेद डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड के
पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। तो जैसे कि यहाँ पर कुंड के बारे में आपको बताया गया है कि इस कुंड की एक खास बात है, इसको पक्की ईंटों का इसमें जमाव है और कुंड का पानी कहीं से रिस ना सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आए, इसके लिए कुंड के तल और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की जो दीवारें हैं यानी कि एक दूसरे के सामने की जो दीवारें हैं खड़ी की गई हैं, तो उनमें सफेद डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड में पानी के बंदोबस्त के लिए दोनों तरफ एक तरफ जो है कुआं है और ये दोहरे घेरे वाला अकेला कुआं है और इससे भी इस कुंड के पवित्र या फिर अनुष्ठानिक होने का प्रमाण हमें मिलता है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इसकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी है। तो देखिए कितनी ज्यादा तरीके से और समझदारी से इस सभ्यता में हर एक चीज का प्रयोग किया गया है, हर एक चीज को मैनेज किया गया है, नियोजित किया गया है। तो एक छोटे से कुंड की यहाँ पर बात की तो बिल्कुल ये कुंड ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आधुनिक युग का कोई कुंड हो। इस प्रकार आप देख सकते हैं जल निकासी की उन्नत प्रबंध जो सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है। देखिए कुंड के बगल से इस तरह की नालियां बनाई गई है जो कि जल निकासी के लिए उन्नत प्रबंध है, यानी कि बहुत पक्का बंदोबस्त किया गया है, जो कि एक अनूठी विशेषता यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता की हमें दिखाई पड़ती है। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें सिंधु घाटी की सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातत्विक विज्ञान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में नहीं देखा। पानी निकासी का देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया गया है, तो पानी की निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित तरीका, ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इतिहास में पहले कहीं भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो ढकी हुई एक जो यहाँ पर धूसर पक्की और आकार में समान समरूप यानी कि समान जो ईंटें हैं उस सिंधु घाटी की सभ्यता की ये विशिष्ट पहचान मानी गई है। और ढकी हुई नालियों का उल्लेख तो पुरातत्विक विद्वान जो है, पुरातत्विक वैज्ञानिक जो है, ये जो सारी चीजों को इकट्ठी करके रखते हैं, पुरातत्व विभाग जो है वो पुरानी चीजों को एकत्रित करता है और इनको मैनेज करके रखता है। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ पर जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसे कयास लगाए गए हैं कि यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहां बैलगाड़ियों का, जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, धुलाई के लिए आवागमन होता था। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। तो ये इसके बाद लेखक बताते हैं कि उन्होंने महाकुंड के बाद गढ़ की जो परिक्रमा की और कुंड के दूसरी तरफ फिर उन्होंने देखा कि एक विशाल कोठार है, कोठरी है। तो यहाँ पर उस समय में कर के रूप में हासिल किया गया अनाज, जो लोगों से, ये कर के रूप में जो लोगों से अनाज इकट्ठा किया जाता था उसको राजा के पास, राजा को दिया जाता था और राजा उसके बाद मुसीबत के समय में या प्रजा के लिए ही उस अनाज का प्रयोग किया करते थे। तो शायद कर के रूप में हासिल किया गया अनाज यहाँ पर जमा किया जाता था और इसके निर्माण रूप को खासकर चौकियों में और हवादारी को देखकर ऐसे कयास लगाए गए हैं यहाँ पर 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है और जहां पर बैलगाड़ियों का
और जिनके प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं कि यहाँ पर उस समय में सामान ढोने के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था। तो इसके भी साक्ष्य मिले हैं, इसका भी सबूत, इसके भी कुछ चिन्ह यहाँ पर मिले हैं। ढुलाई के लिए आवागमन होता था। ठीक इसी तरह का कोठर हड़प्पा सभ्यता में भी पाया जाता है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी, क्योंकि जब अनाज इकट्ठा किया जाता था, सामान इधर उधर ढोया जाता था, तो ये बहुत ही समझने वाली बात है, जग जाहिर बात है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। बरसों से यह माना जा रहा है कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। बरसों से एक बात मानी जाती है कि सिंधु घाटी के लोग जो है अन्न नहीं उपजाते थे, बल्कि उसका आयात करते थे, खरीदते थे। लेकिन नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। तो कुछ जो वैज्ञानिक जो इस पर खोज कर रहे हैं, जिन्होंने इसकी निगरानी की, तो पहले के लोग जैसे मानते थे, पहले के जो वैज्ञानिक मानते थे कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो अन्न नहीं उपजाते थे, जबकि वो उसका आयात करते थे, उसे खरीदते थे। लेकिन नई खोज जो हुई उसमें इस ख्याल को निर्मूल कि इसका कोई मूल नहीं है, ये साबित कर दिया गया। और अब के जो वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं, विद्वान जो हैं वो मानते हैं कि वो जो सभ्यता थी, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, वो मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। लोहा शुरू में नहीं था और पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इसके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरणों का इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं, और वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें जानी। और ये चैप्टर हमारा अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो हम नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें हम इसी पाठ को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जितना भी इस पाठ को पढ़ा है, आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा आनंद इन चीजों के बारे में आएगा, इतिहास से जुड़ी हुई चीजों के बारे में आएगा, प्राचीन काल से जुड़ी हुई चीजों को पढ़ने में और समझने में आएगा। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।